हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आइए हम लोग बिना समय व्यर्थ किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपका पेपर सेंटर पे एग्जामिनेशन 2022 केमिस्ट्री का पेपर है। तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देखेंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। आपको इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आपको आंसर बता दिया जाएगा, इसके अलावा इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आणविक ठोस है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा I2 यानी आयोडीन। रहा बात कि हम लोग इस और भी ऑप्शन पे देखेंगे कि ये जैसे Rb यानी रुबिडियम कौन सा सॉलिड है, तो ये आपका मेटालिक सॉलिड है। यानी मेटालिक सॉलिड में जितने भी मेटल आते हैं सब के सब क्या होते हैं, मेटालिक सॉलिड होते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि आयरन हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, मैग्नीशियम हो, जितने भी मेटल है सब मेटालिक सॉलिड है। और ये SiC ये कौन सा सॉलिड है, तो ये कोवेलेंट सॉलिड यानी कि नेटवर्क सॉलिड बोल सकते हैं। NaCl ये आपका आयनिक सॉलिड है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपको बता दिए कि कौन कौन सा सॉलिड है। ठीक है, तो इसका करेक्ट पहला आंसर हो जाएगा I2, ये सॉलिड स्टेट चैप्टर से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के क्रिस्टलों में ब्रेवस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। ये भी सॉलिड स्टेट से है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑर्थोम्बिक यानी कि विच टाइप ऑफ क्रिस्टल हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, यानी कि टोटल ब्रेविस लैटिस कितने होते हैं, 14। ये भी आपको जानना होगा। अगला प्रश्न है कि किसी धातु की षटकोणीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A 5 है, 4 है, 8 है और 12 है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका 12, यानी कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल इन हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट इज 12। ठीक है, यानी कि अगर ये कह रहा है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको शॉर्ट में HCP कहते हैं। ठीक है, और FCC भी होता है, FCC या CCP। ठीक है, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12। और BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आगे अगर BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो आप 8 बता सकते हैं। ठीक है, FCC का पूछे तो भी आप 12 ही बताइएगा। ये भी सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, और इसमें फ़ायदा ये है कि चैप्टर वाइज जैसे प्रश्न आते गया है, इधर उधर से नहीं पूछा गया है। जैसे मान लीजिए पहले सॉलिड स्टेट से, फिर सॉल्यूशन, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लौह चुंबक तत्व प्रदर्शित करता है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सिबिट फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक आपका क्या है, आयरन, यानी जिसको Fe बोलते हैं। आयरन क्या है आपका, फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम O2 अगर देखें तो O2 किस प्रकार का मैग्नेटिक है, तो O2 पैरामैग्नेटिक है, यानी कि अनुचुंबकीय है। NaCl किस प्रकार का मैग्नेटिक है, तो NaCl डायामैग्नेटिक है, यानी प्रतिचुंबकीय है। H2O भी आपका क्या है, डायामैग्नेटिक है। तो ये दो NaCl H2O डायामैग्नेटिक है, O2 पैरामैग्नेटिक है, और Fe क्या है आपका, फेरोमैग्नेटिक है, यानी लौह चुंबकीय है। अगला प्रश्न है, ये सॉल्यूशंस लिए गए हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं, यानी कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड। इसको हम बोलते हैं क्या, मोललता, यानी मोलैलिटी। अगर यहाँ पे 1 kg के जगह पर 1 लीटर रहता है तो मोलरिटी हो जाता है, यानी मोललता हो जाता है। क्या आंसर हो जाता है, मोलरता। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही अच्छा, ये भी सॉल्यूशन से ही पूछा गया है। कह रहा है कि किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं तो बिलियन की मोललता क्या होती है। ठीक है, यानी कि मोललता का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। यानी कह रहा है कि 2 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 200 ml of a solution, then molality of the solution।
ठीक है। तो यहाँ पे मोलालता को हम लोग डिनोट करते हैं किस से, कैपिटल एम से, यानी कि कैपिटल एम बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है क्या, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे गिवन मास कितना है 2 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकालिएगा तो 23 हो जाएगा, सोडियम का, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, यानी टोटल अगर जोड़िएगा तो 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40। और गिवन मास यानी कि वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इसका कितना है 200 ग्राम को अगर केजी में बनाइएगा तो यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, 1/5 हो जाएगा। ये अगर 20 हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.25, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि 1m चीनी के विलयन का हिमांक अवनमन 1m सोडियम क्लोराइड के विलयन के हिमांक अवनमन से होता है क्या, बराबर। क्या होता है, बराबर, यानी कि द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1m शुगर सोल्यूशन इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ 1m सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज इक्वल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इक्वल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके कण अर्धपरागम झिल्ली से निकल पाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलायक, यानी कि द पार्टिकल्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कैन पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो सॉल्वेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक समीकरण विभव प्लस 0.76 वोल्ट है, इसका मानक अवकरण विभव है, ठीक है। यानी कि द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इज प्लस 0.76 वोल्ट, इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शनल पोटेंशियल, यानी कि प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -0.76। अगला प्रश्न है आपका कि लैम्डा NaCl बराबर है, ये किसके बराबर है, यानी NaCl किसके इक्वल है, तो Na प्लस और Cl माइनस के इक्वल है, ठीक है। तो ये प्रश्न ये पूछा गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। अगला प्रश्न है कि अर्धसेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लस 0.35, यानी कि यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत की वह मात्रा जो AgNO3 विलयन से इतना यानी 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करता है, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 फैराडे। आपको पता है 1 फैराडे में कितना होता है, तो 96,500 कूलम्ब होता है, 96,500 कूलम्ब। अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9.65 × 10⁴ कूलम्ब भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिपोजिट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम AgNO3 1 फैराडे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अभिक्रिया, यानी कि ये अभिक्रिया ए और बी के लिए बेग का निरूपित, यानी कि देखिए इधर ये जो लेफ्ट साइड है ये क्या है, रिएक्टेंट है, और राइट साइड क्या है, प्रोडक्ट है। ये भी आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही पूछा गया प्रश्न है। तो लेफ्ट साइड क्या है, रिएक्टेंट माइनस में होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्लस में होता है। इतना जरूर आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वुड रिप्रेजेंट रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है, ठीक है। ये केमिकल काइनेटिक्स से पूछा गया है। तो समय, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, समय इन्वर्स, यानी कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टाइम इन्वर्स हो जाएगा। और ये जो है आपका पर मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आपका 0 ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट होता है, ठीक है। ये जरूर आप याद रखिएगा, जरूर क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अगला प्रश्न फिर केमिकल काइनेटिक्स से पूछा गया है कि निम्नलिखित में आर्हेनियस का समीकरण कौन है, तो आर्हेनियस का समीकरण कौन है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर्हेनियस इक्वेशन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एंजाइम चीनी को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। ये बायोलॉजी वाले को स्टूडेंट बहुत जल्दी इस प्रश्न को बनाएंगे। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम कन्वर्ट शुगर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, कौन से एंजाइम कन्वर्ट कर देगा, तो इन्वर्टेज, यानी इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से आप शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ सकते हैं। रहा बात कि माल्टेज एंजाइम की मदद से आप माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़िएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये अगला प्रश्न है कि गैस नका में प्रायः सक्रिय चारकोल का उपयोग होता है, निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी एक्टिवेटेड चारकोल इज जनरली यूज्ड इन गैस मास्क, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अधिशोषण। ठीक है, ये आपका सरफेस केमिस्ट्री से पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ये भी सरफेस केमिस्ट्री से है। कोलाइडी विलयन में कौन सी अवस्था कुहासा में होती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन इन फॉग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लिक्विड इन गैस, यानी गैस में द्रव का विलयन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है, बहुत ही आसान प्रश्न है, जो स्वस्थ मनुष्य के लिए अच्छा होता है, वह प्रोटीन क्या है, तो कैसीन है। क्या है जी, कैसीन, यानी कि मिल्क कंटेन ए प्रोटीन विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, द प्रोटीन इज कैसीन। कैसीन का मतलब होता है छाल ही, तो दूध में क्या होता है, कैसीन, ये जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु का निष्कर्ष फायदेमंद होता है वह कहलाता है। प्राकृतिक यानी कि द नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम विच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज प्यूरिफिटेबल इज कॉल्ड ओर, क्या बोलते हैं, अयस्क। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा वात भट्टी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है, यानी कि बाय विच ऑफ द फ्लोइंग आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस इन ब्रास फर्नेस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये प्रश्न पूछा गया है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। अगला प्रश्न है कि ये साइनाइड विधि के द्वारा निम्नलिखित में कौन धातु प्राप्त होता है, ये भी उसी चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है, जो कि आपका इनऑर्गेनिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिल्वर। साइनाइड प्रोसेस से क्या प्राप्त करते हैं, सिल्वर। अगला प्रश्न देखते हैं कि बॉक्साइड अयस्क का सही सूत्र कौन है, तो बॉक्साइड अयस्क का सही सूत्र आपका Al2O3.2H2O होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला ऑफ बॉक्साइड और, तो ऑप्शन नंबर ही सही होगा। निम्नलिखित में हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लाफिंग गैस, तो लाफिंग गैस। ठीक है, तो निम्नलिखित में हंसाने वाली गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, जिसका फार्मूला होता है N2O। ठीक है, लाफिंग गैस कौन है, नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन त्रिभाषमिक अम्ल है, निम्नलिखित में कौन त्रिभाषमिक अम्ल है, तो ये सबका स्ट्रक्चर आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि किसका स्ट्रक्चर कैसे है। जिससे मान लीजिए कि अगर हम बनाना चाहते हैं कि H3PO2 का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे पहले P दीजिएगा, ऊपर डबल बॉन्ड दे सकते हैं, फिर नीचे आप क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, फिर इधर आप क्या लिख सकते हैं, H, फिर इधर क्या कर सकते हैं, OH। तो इससे पता चला कि जहाँ जिसमें एक OH रहेगा वो क्या होगा, मोनो बेसिक होगा, जिसमें 2 OH होगा उस वो डाई बेसिक, जिसमें 3 OH रहेगा वो क्या होगा, ट्राई बेसिक होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राई बेसिक एसिड, तो ये आपका हो जाएगा क्या, H3PO4। अगला प्रश्न देखते हैं, SO3 में सल्फर का संकरण क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न। पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखिए कि SO3 का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। S इधर डबल बॉन्ड O, फिर इधर डबल बॉन्ड O, फिर इधर डबल बॉन्ड O, यानी टोटल बॉन्ड कितना हुआ 3, यानी 3 के लिए आप हाइब्रिडेशन क्या लिख सकते हैं,
2 लिख सकते हैं। अगर 4 रहता है तो sp3, अगर 5 रहता है तो sp3d2 और 6 रहता है तो sp3d2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सल्फर अणु को किस सूत्र से निरूपित करते हैं, यानी 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा SO2। ठीक है, यानी कि बाय विच फार्मूला सल्फर मोलिक्यूल इज रिप्रेजेंट SO3। ये आपका अगला प्रश्न है डी ब्लॉक से कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सी एक्सेप्शन आता है कॉपर और क्रोमियम, कुत्ता सियार जिसको बोलते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज AR3D10 4s1। ठीक है, ये 2 एक्सेप्शन होते हैं, इस पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा। जो एक्सेप्शन होता है ज़्यादातर वही बोर्ड में आने का चांस रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ते हैं, निम्न में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा Mn यानी मैंगनीज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल एक्सहिबिट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये हो जाएगा आपका क्या Mn3, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 3D5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर को प्रदर्शित करता है, यानी कि इसका +2 +3 +4 +5 +6 तक लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा Mn2+। ठीक है, इसी में सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो आपका हो जाएगा Mn2+। क्योंकि ये भी लिखिएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा 3D5 हो जाएगा, और इसका डब्बा जब बनाइएगा, ठीक है, तो इसका डब्बा होता है 5 को, तो पाँचों में इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 5 हो जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसी का होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 की आवर्त सारणी में लेंथेनाइड तत्व, बहुत ही आसान प्रश्न, निम्नलिखित में किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों के दोनों F ब्लॉक के तत्व होते हैं। लेंथेनाइड एलिमेंट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल, तो F ब्लॉक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण संख्या, बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछता है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन इतना, तो 0 हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, ये कंपाउंड दिया गया है, इसमें लौह आयनों की समन्वय संख्या, यानी कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन इन कॉम्प्लेक्स ये आयन, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए, यानी कि जो ये बीच में दिया गया इसके सामने जो भी अंक होता है वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, लेकिन हम लोग को देखना होता है कि ये कौन सा लिगेंड है, मोनोलिगेंड है, डाई लिगेंड है, या पोलीलिगेंड है, या ट्राई टेट्रा, किस प्रकार का लिगेंड है। तो C2O4 ये आपका क्या है, तो डाई लिगेंड्स है। किस प्रकार का लिगेंड है, डाई लिगेंड्स, क्योंकि मोनोलिगेंड रहता है तो ये Cl- लिखा रहता है, F- लिखा रहता है, H2O लिखा रहता है, ठीक है, या NH3 लिखा रहता है। अगर डाई लिगेंड रहता है तो NH2 CH2 CH2 NH2 लिखा रहता है, या ये C2O4 ये क्या है डाई लिगेंड्स है। तो ये डाई लिगेंड्स है, तो 2 में 3 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अगर ये पोली लिगेंड्स होता है तो आता है EDTA, ये क्या है पोली लिगेंड्स है, यानी हेक्साडेंटेंट्स है। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे लिगेंड्स जरूर आप याद रखिएगा। पहला अगला प्रश्न है कि पिरिडीन निम्नलिखित में किस प्रकार का लिगेंड है, यानी पिरिडीन इज विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ लिगेंड, तो पिरिडीन किस प्रकार का लिगेंड है, तो ये आपका बाइडेंटेंट लिगेंड है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 कि ये जो निकल है CN साइनाइड में आयन की ज्यामिति निम्नलिखित में से क्या है, तो ये किस प्रकार का, बाय विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ज्योमेट्री, इसका ज्योमेट्री क्या होगा, तो इसका ज्योमेट्री हो जाएगा आपका चतुष्फलकीय, यानी कि टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इथाइल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक कास्टिक पोटाश के साथ उबालने पर बनता है। सबसे पहले आपको इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, तो इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है C2H5Br। अब इसका आप रिएक्शन करेगा किससे, कास्टिक
पोटास, कास्टिक पोटास किसको बोलते हैं? तो अल्कोहलिक KOH को बोलते हैं। किसको? अल्कोहलिक KOH को बोलते हैं। तो इससे जब रिएक्शन आप कराइएगा तो सीधा सीधी आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि सही आंसर हो जाएगा क्या? इथाइलिन। इसको बोलते हैं इथाइलिन। इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। जगह कम मिलने के कारण हम उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको कास्टिक सोडा या जिसे लाइम स्टोन जिसका फार्मूला होता है CaCO3, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, क्विक लाइम CaO, ठीक है, बेकिंग पाउडर NaHCO3, ये सब छोटा छोटा फार्मूला आपको क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए। तो आप रिएक्शन आराम से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन यौगिक प्रतिशीतल है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज रेफ्रिजरेंट? तो CF2Cl2, जिसका नाम होता है डाइफ्लोरोमीथेन। इसको बोलते हैं CF2Cl2 को कि डाइफ्लोरोमीथेन इसका नाम है। ये आपका हेलोरिन से पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन एलिलिक हैलाइड है? बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिलिक हैलाइड, ऑप्शन नंबर डी। हालांकि यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड फिर CH2Cl ऐसे होना चाहिए, लेकिन ठीक है, इसका सही आंसर डी ही होगा। अगला प्रश्न है कि बेंजीन में क्लोरीनेशन से अभिक्रिया पदार्थ, अब बेंजीन के क्लोरीनेशन में अभिक्रियाशील पदार्थ कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Cl2, ठीक है। इसका क्लोरीनेशन कहिएगा, इन द क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन रिएक्टिव स्पीशीज Cl2, ठीक है, यानी कि हम वो वहाँ पे मैकेनिज्म में देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन क्रियाशील समूह प्राइमरी अल्कोहल में उपस्थित होता है? तो प्राइमरी अल्कोहल में कौन सा क्रियाशील समूह उपस्थित होता है? तो ये आपका सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है, और ये आपका सेकेंडरी है, और ये आपका टर्शियरी है, और ये तो ईथर है, ठीक है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन प्राइमरी अल्कोहल? तो यही आपका बी आंसर हो जाएगा, प्राइमरी, ये सेकेंडरी, और ये है टर्शियरी, ये है ईथर। चारों ऑप्शन पे आप ध्यान दीजिए, आराम से बनेगा। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है। अगला है कि डाई इथाइल ईथर एवं मिथाइल प्रोपाइल है क्या? मध्यावयी, यानी कि डाई इथाइल ईथर है, डाई मिथाइल प्रोपाइल ईथर क्या है? मेटामर्स है, ठीक है। क्योंकि डाई इथाइल ईथर का अगर स्ट्रक्चर बनेगा तो यहाँ पे CH2O, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का OH, फिर C2H5, ये हो गया डाई इथाइल ईथर। डाई मिथाइल प्रोपाइल ईथर बनाना, मिथाइल प्रोपाइल ईथर बनाना, तो एक तरफ यहाँ पे CH3 और O, फिर यहाँ पे C3H7 दे सकते हैं। तो ये दोनों क्या है? मेटामर्स है। चैन आइसोमर्स पोजीशन फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है, तो फंक्शनल आइसोमर्स है ही नहीं, पोजीशन भी नहीं है, चैन आइसोमर्स में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ होने पर क्या, कौन सा? और मान लीजिए कि आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए फिनॉल का, यहाँ पे OH दीजिएगा, ठीक, यहाँ पे ऐसे बनेगा, ये हो गया आपका क्या, बीच में वो, ये हो गया फिनॉल। और फिनॉल के अभिक्रिया करना है किसके साथ? Br2, यहाँ पे Br2, यहाँ 3 दे सकते हैं, और नीचे क्या है? जल है, क्या है? जल। तो आपका आंसर हो जाएगा ये 2,2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। यानी कि ये इस तरह का हो जाएगा, यहाँ पे OH दीजिएगा, स्ट्रक्चर आप तो बना ही सकते हैं यहाँ पे बीच में, ठीक है। यहाँ पे Br दे सकते हैं, फिर यहाँ Br, फिर यहाँ Br, ठीक है। अगर यहाँ पे H2O की जगह पर अगर आपका CH2 रहता, ठीक है, तो फिर आपका ऑर्थो पैरा बन जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिक में ऑक्सीकृत होकर कीटोन देता है। निम्नलिखित यौगिक में ऑक्सीकृत होकर कीटोन देता है, ठीक है। तो ये कौन देता है? तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स ए कीटोन? तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो स्ट्रक्चर बना कर देखिएगा, जगह बहुत कम मिल रहा है।
एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है। तो एल्डिहाइड का सब फंक्शनल ग्रुप आप याद रखिएगा, कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा ही आएगा। तो ये पहला नंबर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। क्या है ये? कीटोन। ये बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। यही आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। ये है आपका क्या? ईथर और एस्टर है। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड इज ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 के निम्नलिखित में किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? निम्नलिखित में किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, यानी द ऑक्सीडेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स एसीटोन, तो सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स कैनिजारो रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि सबके पास अल्फा कार्बन है, इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 48 कि ब्यूट 1 वाइन HgSO4 तथा H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर देता है, क्या देगा? तो ये आपका देगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि कीटोन देगा। एल्डिहाइड कीटोन दे सकता है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या है? संतृप्त, तो इसका सामान्य सूत्र ये हो जाएगा CnH2n+1 COOH, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे भी पहचान सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 O रहता है। ठीक है, ये तो अल्कोहल हो जाएगा। द जनरल फॉर्मूला सेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन बनता है? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन बनता है? तो ये आपका मीथेन बनता है, यानी CH4 बनता है। यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉर्म व्हेन सोडियम एसीटेट इज हीटेड विथ सोडा लाइम, सोडा लाइम, तो ये आपका CH4 हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन के से कराने पर बदबूदार होती है, निम्न से कौन सा यौगिक होगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल, यानी कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विथ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH गिव्स इवर्सेंस विच ऑफ द फ्लोइंग इज दैट द एसिटिक एसिड। निम्नलिखित में कौन सबसे निर्बल अम्ल है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज वीकेस्ट एसिड, आपका आंसर बी हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि कौन निम्नलिखित में कौन है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है कि क्वाटरनरी है? तो ये आपका क्या है? प्राइमरी एमीन है, क्योंकि NH2 है। अगर आपका सिर्फ NH रहता है, सिंगल बॉन्ड NH रहता है, तो ये सेकेंडरी हो जाता है, और यहाँ पे सिर्फ N रहता है इसे, तो ये टर्शियरी हो जाता है। क्वाटरनरी तो एमीन होता ही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ये गैब्रियल एमीन से फिर पूछा गया है कि गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? तो 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है, यानी कि अगर होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन रहता फिर भी तो भी 1 ही डिग्री आंसर होगा। बाय विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट ऑफ गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, तो 1 डिग्री एमीन। ठीक है, एक बार और आपको बता रहे हैं कि होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इसी चैप्टर में पढ़ना है, उसका भी अगर यहाँ पे लिखा रहता तो आंसर ए ही होता है। अगला प्रश्न है कि इथाइल एमीन की अभिक्रिया निम्नलिखित में किससे कराने पर एक रंगहीन, गंधहीन और अज्वलनशील गैस मुक्त करती है? ठीक है, यानी कि ए कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नॉन कम्बस्टिबल गैस इज इवॉल्व व्हेन द इथाइल एमाइड इज ट्रीटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है? तो आपका क्या हो जाएगा? बेंजीन सल्फ्यूराइड क्लोराइड। बेंजीन सल्फ्यूराइड क्लोराइड यही आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को सेपरेट करने का काम करता है। हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं बेंजीन सल्फ्यूराइड क्लोराइड को। अगला प्रश्न है 57 नंबर की एमिनो अम्ल में पाए जाने वाले क्रियात्मक समूह है। एमिनो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियात्मक समूह है, तो एमिनो अम्ल में पाए जाने वाले क्रियात्मक समूह क्या है? तो ये आपका NH2 है। ठीक है, NH2 समूह को ही हम लोग एमिनो अम्ल कहते हैं। ये COH को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं ना, CH3 को मिथाइल कहेंगे ना। तो अब 58 नंबर पूछ रहा है कि रतौंधी निम्नलिखित में किसकी कमी से होती है? तो छोटा बच्चा भी जानता है कि रतौंधी जो है विटामिन A की कमी से होती है, जिसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल।
ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखेंगे कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो एनीमिया होता है, ठीक है। और इसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामिन। और विटामिन C की कमी से स्कॉर्बी रोग होता है, जिसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन E की कमी से मस्कुलर वीकनेस होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। तो ये सब चीज़ रासायनिक नाम कौन किसके कमी से होता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज जो है आपको विटामिन A की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन त्वरित आयन बनाने में समर्थन है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैपेबल इज ज्यूटर आयन। बार बार ये ज्यूटर आयन पूछता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बहुत ही आसान बायोमोलिक्यूल से पूछा गया, सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है इन्वर्सन। सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है, तो इन्वर्सन। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड इन्वर्सन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन रबर बनता है, नियोप्रीन रबर प्राप्त होता है। निम्नलिखित में किस, यानी कि कह रहा है कि नियोप्रीन रबर इज ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन, ठीक है। ये आपका पॉलीमर चैप्टर से पूछा गया, चैप्टर नंबर 14। अगला प्रश्न निम्नलिखित में किस बहुलक में एस्टर बॉन्ड होता है, तो ये आपका हो जाएगा टेरिलीन। टेरिलीन में आपका क्या होता है, एस्टर बॉन्ड होता है। संघनन बहुलक का उत्पाद है, संघनन बहुलक का उत्पाद है कौन, तो नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। यही आपका संघनन बहुलक, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ही नाइलॉन 66, बाकी सब एडिशन पॉलीमराइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, निम्नलिखित में किस बहुलक में एमाइड बंधन है, निम्नलिखित में किस बंधन में एमाइड बंधन, तो नाइलॉन 66। इन विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलीमर इज एमाइड लिंकेज प्रेजेंट, नाइलॉन 66, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान, यानी कि निम्नलिखित में किसे प्रायः परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है, परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, ठीक है। ये किसी भी चीज़ को सड़ने गलने नहीं देता है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज जनरली यूज एज प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न है कि अत्यधिक दर्द में किसका उपयोग हम लोग करते हैं, तो अत्यधिक दर्द में हम लोग पैरासीटामोल का उपयोग करते हैं, हालांकि एस्प्रिन भी लेते हैं, लेकिन ये सर्जरी टाइम लेते हैं, ठीक है। यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज एनालिसिक इज एक्यूट पेन, बहुत ज़्यादा दर्द होगा तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, यही इसका सही आंसर होगा। और फिनॉल क्या है, कीटाणुनाशक कि क्या है फिनॉल, तो फिनॉल आपका क्या है, यानी कि फिनॉल इज क्या है, इंसेक्टिसाइड, ये तो हो नहीं सकता है, एंटीसेप्टिक। फिनॉल क्या है जी, तो ये आपका फिनॉल है आपका एंटीसेप्टिक है, क्या है, एंटीसेप्टिक। यहाँ भी एंटीसेप्टिक लगा सकते हैं, एंटासिड तो है ही नहीं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की, ये मतलब नीट में भी पूछता है ये ब्रॉड और नैरो एंटीबायोटिक, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरमफेनिकोल, यानी क्लोरमफेनिकोल क्या है, ब्रॉड एंटीबायोटिक है। इसके साथ साथ या आप जो है एम्पिसिलिन भी लिख सकते हैं, एम्पिसिलिन भी क्या है आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। पेंसिलिन क्या है, नैरो एंटीबायोटिक, बाकी सब नैरो एंटीबायोटिक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा Cl का इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत सबसे अधिक है, यानी कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोफिलिटी किसका होता है, Cl2 का। अगला प्रश्न है कि एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर निम्नलिखित में क्या बनता है, तो ये क्लोरल बनता है, क्या बनता है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरल। यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉर्म व्हेन एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा क्लोरल। तो यही है आपका पूरा का पूरा आंसर। थैंक यू, धन्यवाद।